कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो अपनी जान बचाने के लिए कुत्तों की तरह भाग रहा है। उसका नाम शॉन है और पूरे शहर के लोग उसके खून के प्यासे बने हुए हैं। वजह है उसके सिर पर रखा $22 मिलियन का इनाम। जो भी उसे सूरज डूबने से पहले मार देगा, पूरी रकम उसी की होगी। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रही कैलिफोर्निया सरकार ने एक ग्रैंड लॉटरी शुरू की है। इस लॉटरी का नियम जितना अजीब है उतना ही खौफनाक भी। अगर कोई विजेता को सूरज डूबने से पहले मार देता है तो इनाम उसी को मिल जाता है। बस एक शर्त है कि बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पूरा शहर शॉन का शिकार कर रहा है। लेकिन शॉन भी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह कई लोगों को धूल चटाकर किसी तरह एक घर में छिप जाता है। वहां वह एक बुजुर्ग महिला का फोन तोड़ देता है ताकि कोई उसकी लोकेशन न बता सके। लेकिन अगले ही पल वही महिला ग्रैंड लॉटरी बोल्ट गन से उसे मार देती है। कुछ ही देर में लॉटरी की टीम वहां पहुंचती है, शॉन की मौत की पुष्टि करती है और उस महिला को $22 मिलियन का चेक सौंप देती है। देखते ही देखते वह टीवी पर नई करोड़पति विजेता बन जाती है। एक महीने बाद कहानी केटी की तरफ बढ़ती है। वह एक संघर्षरत अभिनेत्री है जो अपने सपनों को दोबारा पूरा करने के लिए लॉस एंजेलिस पहुंचती है। उसके पास उसकी मां की आखिरी निशानी के रूप में एक छोटा ऑस्कर है। बस में सफर के दौरान वह एक छोटी बच्ची की मदद करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि एक बुजुर्ग महिला उसकी घड़ी चुराकर चली गई है। रास्ते में केटी की नजर लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी के विज्ञापन पर पड़ती है और वह सोचती है कि काश उसके पास भी ऐसे बॉडीगार्ड होते। शहर का माहौल पूरी तरह डर और लालच से भरा हुआ है। इसी बीच खबर आती है कि अगली ग्रैंड लॉटरी का ड्रॉ सिर्फ 18 घंटे बाद होने वाला है। इस बार इनामी राशि बढ़कर $360 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसलिए पूरा शहर इस खूनी खेल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उधर नोएल अपने घर में तरह तरह के हथियार तैयार कर रहा होता है और मजे से निंजा टर्टल्स का गाना गुनगुना रहा होता है। वहीं केटी अपने किराए के नए घर पहुंचती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। उसकी रूममेट शैडी ने घर की हालत के बारे में पूरी तरह झूठ बोला था। घर बेहद गंदा था और शैडी का अजीब व्यवहार उसे और परेशान कर देता है। ऊपर से उसका घमंडी बॉयफ्रेंड डीजे चाबियां देते समय मजाक के नाम पर केटी के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। अगली सुबह टीवी पर नोएल का विज्ञापन आता है। वह ऐलान करता है कि अगली ग्रैंड लॉटरी का विजेता अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसकी बॉडीगार्ड सर्विस ले सकता है। इधर केटी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि ऊपर के बाथरूम से पानी रिसकर उसके लगभग सारे कपड़े खराब कर चुका है। कुछ ही घंटों बाद उसका ऑडिशन है, लेकिन शैडी मदद करने के बजाय उसे अपने कपड़े किराए पर लेने की सलाह देती है। मजबूरी में केटी अपनी बची हुई जमा पूंजी खर्च करके एक सस्ती ड्रेस किराए पर लेती है और टैक्सी से ऑडिशन के लिए निकल जाती है। रास्ते में ड्राइवर लगातार बेकार की बातें और सेलिब्रिटी गॉसिप सुनाती रहती है। वह बताती है कि मशहूर रैपर माइकन गन केली ने अपनी सुरक्षा के लिए एक निजी बंकर तक बनवा रखा है। ऑडिशन स्थल पर पहुंचते ही केटी से $400 की फीस मांगी जाती है। वह फीस भर देती है और बताती है कि बचपन में उसने कई विज्ञापनों में काम किया था, लेकिन बीमार मां की देखभाल के लिए उसे अपना करियर छोड़ना पड़ा। मां के निधन के बाद वह अपने सपनों को पूरा करने वापस लौटी है। इसी दौरान जब वह अपनी जेब से मोनोलॉग के नोट्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि गलती से शैडी का ग्रैंड लॉटरी टिकट उसकी जेब में रह गया है। जैसे ही उसका अंगूठा टिकट को छूता है, टिकट तुरंत सक्रिय हो जाता है और केटी आधिकारिक तौर पर इस लॉटरी की नई विजेता बन जाती है। हालांकि केटी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वह टिकट वापस जेब में रखकर ऑडिशन पर ध्यान देती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जजों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। ऑडिशन रूम से बाहर निकलते ही दूसरी अभिनेत्रियां केटी का हौसला बढ़ाने लगती हैं। तभी अचानक सभी के ग्रैंड लॉटरी टिकट एक साथ सक्रिय हो जाते हैं और स्क्रीन पर केटी की तस्वीर चमक उठती है। घोषणा होती है कि वही इस बार की विजेता है। बस फिर क्या था, कुछ सेकंड पहले तक जो लोग उसके साथ थे वही उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। कोई कुर्सी उठाता है, कोई चाकू, तो कोई खाली हाथ ही हमला कर देता है। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। केटी अपनी स्टेज फाइटिंग ट्रेनिंग की मदद से किसी तरह खुद को बचाते हुए सीढ़ियों की ओर भागती है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऊपर पहुंचकर वह एक कमरे में छिपती है, लेकिन वह सेल्फ डिफेंस क्लास निकलती है। वहां मौजूद लोग भी उसे मेरा जैकपॉट कहते हुए हमला कर देते हैं। केटी उनके वारों से बचते हुए कई लोगों को आपस में ही भिड़ा देती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान एक ताकतवर आदमी उसे जोरदार मुक्का मारता है और हवा में घुमाकर दीवार के पार फेंक देता है। केटी दीवार तोड़ते हुए सीधे एक योगा क्लास में जा गिरती है, लेकिन वहां भी लोग उसे मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। कुछ ही पलों में दोनों कमरों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन जाता है।
तभी एक हमलावर केटी का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक नोएल छत तोड़कर नीचे आ गिरता है। वह एक हीप बात में उस आदमी को दीवार से दे मारता है और केटी की जान बचा लेता है। नोएल बताता है कि वह उसे 5 बार मुफ्त में बचाएगा। उसके बाद अगर केटी उसकी सुरक्षा चाहती है तो उसे इनामी रकम का 10% देना होगा। नोएल एक एक करके सभी हमलावरों को धूल चटा देता है। 5वीं बार जान बचाने के बाद मजबूर होकर केटी उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह नोएल की होती है। इसके बाद नोएल अपनी असली ताकत दिखाता है। वह लड़ाई के दौरान केटी को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए कई हमलावरों को गिरा देता है। फिर उसे अपनी पीठ पर बांध लेता है ताकि वह सुरक्षित रहे और बेल्ट को चाबुक की तरह घुमाकर दूर खड़े दुश्मनों पर हमला करता है। कुछ ही मिनटों में सारे हमलावर जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। मौका देखकर केटी खुद को उसकी पीठ से खोलती है और नोएल की पैरालिसिस डार्ट गन छीन लेती है, लेकिन नोएल पल भर में वह हथियार वापस अपने कब्जे में ले लेता है। नोएल केटी को बताता है कि इमारत के बाहर उड़ रहा ग्रैंड लॉटरी ड्रोन हर 14 मिनट में विजेता की नई लोकेशन पूरी दुनिया को भेजता है, इसलिए उनके पास वहां रुकने का बिल्कुल समय नहीं है। दोनों तुरंत बाहर निकलते हैं। रास्ते में नोएल समझाता है कि लॉटरी के नियमों के मुताबिक खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं मार सकते, उनका निशाना सिर्फ विजेता होता है। बाहर निकलते ही फूड ट्रक के पास खड़े लोग केटी पर चाकू फेंक देते हैं, लेकिन नोएल समय रहते उसे बचा लेता है। दोनों उसकी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में केटी की नई लोकेशन हर किसी के फोन पर पहुंच जाती है। पूरा शहर उसे मारकर $360 मिलियन जीतने के लिए पीछे पड़ जाता है। यहाँ तक कि आइसक्रीम वाला बच्चों को छोड़कर दौड़ पड़ता है और बस में मिली वही बुजुर्ग महिला भी ग्रैंड लॉटरी बोल्ट गन लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। रास्ते में नोएल लॉटरी के सारे नियम समझाता है। यह जानकर वह खुद हैरान रह जाता है कि केटी को इस खूनी खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। केटी बताती है कि वह और उसकी माँ कभी खबरें नहीं देखते थे, वे सिर्फ फिल्में और बेकिंग शो ही देखते थे। इसी बीच कई हमलावर बाइक और एटीवी लेकर उनका पीछा शुरू कर देते हैं। नोएल दोनों को हेलमेट पहनाता है और कार की रफ्तार बढ़ा देता है। तभी उनकी कार पर मोलोटोव बम फेंका जाता है, जिससे छत में आग लग जाती है। फिर भी नोएल हार नहीं मानता। वह कार को एक पुराने गोदाम में ले जाता है जहां तेज हवा से आग बुझ जाती है, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच जाते हैं और पूरे गोदाम को दोबारा आग के हवाले कर देते हैं। डरी हुई केटी कहती है कि वह इस लॉटरी से बाहर निकलना चाहती है। नोएल बताता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सूरज डूबने से पहले शहर छोड़ देना। इसी दौरान वह अपनी पैरालिसिस डार्ट गन से एक हमलावर को बेहोश कर देता है और कार को गोल गोल घुमाकर चारों तरफ धूल का गुबार खड़ा कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। हमलावरों को उनके भागने का पता तब चलता है जब अगला मोलोटोव बम खाली जमीन पर गिरता है। केटी फिर से लॉटरी छोड़ने की जिद करती है। आखिरकार नोएल उसे सबसे नजदीकी क्विट लाइन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी बाइक सवार उन्हें दोबारा देख लेते हैं। पीछा शुरू हो जाता है और एक महिला हमलावर चलती कार की पिछली खिड़की से अंदर कूद पड़ती है। केटी उसका चाकू छीन लेती है, जबकि नोएल डार्ट गन निकालता है। तभी वह महिला नोएल के हाथ पर जोर से काट लेती है। नोएल तुरंत कार का साइड मिरर निकालकर उसके सिर पर दे मारता है और केटी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। केटी डरकर कहती है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन नोएल पीछे की सीट पर जाकर लड़ाई जारी रखता है। वह महिला के सिर पर हेलमेट पहनाता है और एक जोरदार लात मारकर उसे चलती कार से बाहर फेंक देता है। तभी बाइक सवार एक और मोलोटोव बम फेंकते हैं। उनसे बचने के लिए नोएल केटी को कार सीधे दीवार तोड़कर बाहर निकालने के लिए कहता है। सड़क पर आते ही उनकी कार दूसरी गाड़ी के सामने पहुंच जाती है। एक बाइक सवार टक्कर खाकर गिर जाता है, जबकि दूसरे को केटी अपने हेलमेट से जोरदार वार करके बेहोश कर देती है। दोनों किसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान होने की वजह से उनकी कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। घबराई हुई केटी अकेले भागने लगती है, मगर नोएल उसे रोक लेता है। वह समझाता है कि अगर केटी लॉटरी छोड़ देती है तो उसे $1 भी नहीं मिलेगा। इसके बावजूद वह उसकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मानना है कि इंसान को दूसरों के साथ वही करना चाहिए अपने लिए चाहता है। लेकिन केटी उस पर भरोसा नहीं करती। वह नोएल की आंखों में रेत फेंकती है, मुक्का मारती है और भाग निकलती है। नोएल अपनी टूटी हुई नाक खुद ही सीधी करके उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी वहां पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। केटी राहत की सांस लेते हुए मदद मांगती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि पुलिस वाले भी उसे मारकर जैकपॉट जीतना चाहते हैं। जैसे ही एक पुलिस वाला टेजर चलाने की कोशिश करता है, नोएल बीच में कूदकर उससे भिड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर केटी वहां से भाग जाती है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह एक नक्शा चेहरे के सामने पकड़ लेती है, जबकि पूरा शहर अब भी उसकी तलाश में जुटा होता है। कुछ देर बाद उसकी नजर ऊपर उड़ रहे ग्रैंड लॉटरी ड्रोन पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि यही ड्रोन उसकी लोकेशन सबको बता रहा है। बचने के लिए वह एक वैक्स म्यूजियम में छिप जाती है। म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड लॉटरी का विरोधी होता है।
वह केटी की मदद करते हुए उसे मोम की मूर्तियों के बीच छिपा देता है। छिपने के दौरान केटी शेडी को फोन करके उसकी कार मांगती है, लेकिन शेडी बार बार उसकी लोकेशन पूछने लगती है। तभी केटी समझ जाती है कि शेडी भी इनाम के लालच में उसे धोखा देना चाहती है। उसी समय एक बोलती हुई मोम की मूर्ति अचानक सक्रिय हो जाती है और उसकी आवाज सुनकर केटी की छिपने की जगह सबके सामने आ जाती है। कुछ ही देर में शेडी और उसका बॉयफ्रेंड डीजे म्यूजियम पहुंच जाते हैं। गार्ड उन्हें रोकते हुए याद दिलाता है कि पिछली शर्मनाक हरकत की वजह से उन दोनों की यहाँ एंट्री बैन है। जवाब में शेडी उसे जोरदार लात मारकर बेहोश कर देती है और दोनों अंदर घुसकर केटी को ढूंढने लगते हैं। केटी एक मूर्ति के पीछे छिप जाती है, लेकिन डीजे उसे देख लेता है। वह केटी को पकड़कर मेज पर पटक देता है। तभी केटी एक बोतल उठाकर शेडी के सिर पर मारती है, फिर डीजे की आंखों में रेत फेंककर खुद को छुड़ाती है और वहां से भाग निकलती है। अब शेडी और डीजे दोनों मिलकर केटी पर टूट पड़ते हैं। बचाव के लिए केटी एक मूर्ति का लंबा डंडा उठा लेती है और उसी से दोनों का सामना करती है। मौका मिलते ही वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेडी की एक जोरदार लात उसे फिर से जमीन पर गिरा देती है। अगले कमरे में पहुंचते ही दोनों टूटे हुए डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए केटी उन पर भारी भारी मोम की मूर्तियां फेंकती है। लड़ते लड़ते वे हॉरर सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां फिल्मी हथियारों और डरावने प्रॉप्स से जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। काफी संघर्ष के बाद केटी वहां से निकल भागती है। पीछे से शेडी कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन वह नकली होने की वजह से केटी बच जाती है। बाहर निकलते ही वह म्यूजियम का शटर बंद कर देती है और आखिरी पल में उसके नीचे से निकल जाती है। शेडी और डीजे अंदर ही फंस जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही एक टूर बस गाइड उसे पहचान लेता है और माइक्रोफोन पर उसकी लोकेशन चिल्लाने लगता है। इससे पहले कि भीड़ केटी तक पहुंचती, नोएल पुलिस की गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर भी केटी को नोएल पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वह इनाम के लालच में किसी भी वक्त उसे धोखा दे सकता है। इसी दौरान टूर बस उनकी गाड़ी को लगातार टक्कर मारती रहती है। तभी नोएल कहता है कि काश उनके पास कोई सुरक्षित बंकर होता। ये सुनकर केटी को टैक्सी ड्राइवर की बात याद आती है कि मशहूर रैपर माइकन के घर में एक निजी पैनिक रूम है। दोनों तुरंत माइकन के घर पहुंचते हैं, लेकिन माइकन केटी की बात का गलत मतलब निकाल लेता है। तभी पीछा करती भीड़ भी वहां पहुंच जाती है। मजबूर होकर केटी नोएल की डार्ट गन छीन लेती है और माइकन से पैनिक रूम खुलवाती है। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर घुस जाते हैं, माइकन को डांट मारकर बेहोश कर देते हैं और तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं। पैनिक रूम में लगे सुरक्षा कैमरों से वे बाहर की भीड़ पर नजर रखते हैं। फिर भी केटी नोएल पर भरोसा नहीं करती और डार्ट गन उसी पर ताने रहती है। नोएल शांत होकर उससे बातें करता है। तभी केटी की ऑस्कर की चेन नीचे गिर जाती है। उसकी तारीफ सुनकर केटी पहली बार अपने अतीत के बारे में बताती है। वह कहती है कि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी है। माँ चाहती थी कि वह एक सफल अभिनेत्री बने, इसलिए उन्होंने यह की चेन उसे हौसला देने के लिए दी थी। केटी यह भी बताती है कि बचपन में उसने चाइल्ड एक्टर के रूप में काफी काम किया, लेकिन उसके पिता सारी कमाई लेकर उन्हें छोड़कर भाग गए। नोएल उसकी पूरी बात सहानुभूति से सुनता है और उसे हिम्मत देता है। उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर केटी आखिरकार डार्ट गन उसे वापस सौंप देती है। गेम देते केटी नोएल से पूछती है कि जब उसे इस लॉटरी से कोई पैसा नहीं मिलने वाला तो वह उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है। नोएल मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दो मकसद हैं, पहला लोगों की जान बचाना और दूसरा इतना पैसा कमाना कि वह आगे भी लोगों की जान बचा सके। उधर बाहर भीड़ लगातार पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती रहती है। इसी बीच शेडी बेहोश पड़े माइकन को जगाकर धमकी देती है और उससे पैनिक रूम का पासवर्ड उगलवा लेती है। सुरक्षा कैमरों में यह देखकर नोएल समझ जाता है कि अब दरवाजा कभी भी खुल सकता है। वह तुरंत अपने साथियों को फोन करके फोन स्ट्राइक शुरू करने का आदेश देता है और एहतियात के तौर पर केटी का मोबाइल तिजोरी में बंद कर देता है। जैसे ही शेडी पासवर्ड डालती है, बाहर मौजूद सभी लोगों के फोन पर अचानक एम्बर अलर्ट बज उठता है। हर कोई अपना फोन देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल सारे मोबाइल एक एक करके फटने लगते हैं। धमाकों से भीड़ बुरी तरह घायल हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर केटी और नोएल पैनिक रूम से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। बाहर पहले से मौजूद सुरक्षा गार्ड उन्हें अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठा लेते हैं। वे सिर्फ केटी को ले जाना चाहते हैं, लेकिन केटी साफ कह देती है कि अगर नोएल साथ नहीं जाएगा तो वह भी कहीं नहीं जाएगी। मजबूर होकर गार्ड दोनों को साथ ले जाते हैं। रास्ते में केटी पूछती है कि क्या नोएल इन लोगों के लिए काम करता है। वह बताता है कि पहले करता था, लेकिन अब वह एक फ्रीलांस बॉडीगार्ड है। कुछ देर बाद वे एक हाईटेक मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां केटी की मुलाकात लुइस से होती है। तभी उसे पता चलता है कि वही मशहूर सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक है। लुइस बार बार नोएल का मजाक उड़ाता है, इसलिए केटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती।
वह तुरंत शहर से बाहर ले जाने की मांग करती है, लेकिन लुइस नया मोबाइल देते हुए कहता है कि इस समय वह देश की सबसे सुरक्षित इमारत में है। अपनी तैयारी दिखाने के लिए वह जेब में रखे ग्रेनेड भी दिखाता है। अब सूरज डूबने में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। लुइस उन्हें पूरी इमारत घुमाता है। एक दीवार पर उन सभी लॉटरी विजेताओं के नाम लगे होते हैं जिन्हें उसकी कंपनी ने सुरक्षित बचाया था। हालांकि उनकी पहचान छिपाने के लिए हर नाम की जगह सिर्फ अनोनिमस लिखा गया है। वह यह भी बताता है कि काफी समय से उन्हें कोई नया क्लाइंट नहीं मिला। आखिर में लुइस बताता है कि उसकी कंपनी सुरक्षा के बदले इनामी रकम का 30% लेती है। केटी एक शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि उस रकम का कुछ हिस्सा नोएल को भी मिलेगा। तभी सुरक्षा कैमरों में दिखाई देता है कि मुख्यालय के बाहर फिर से बड़ी भीड़ जमा हो चुकी है। हालात बिगड़ते देख लुइस फैसला करता है कि केटी को एक गुप्त अंडरग्राउंड बंकर में ले जाया जाए। इसके लिए कई नकली गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है ताकि कोई असली गाड़ी की पहचान न कर सके। रवाना होने से पहले केटी और नोएल अपनी चोटों का इलाज करवाते हैं। इसी दौरान नोएल अपने अतीत का सच बताता है। वह कहता है कि पहले वह और लुइस एक प्राइवेट मर्सिनरी यूनिट में थे जो दुनिया भर में खतरनाक मिशन पूरे करती थी। लेकिन एक मिशन के दौरान नोएल को पता चला कि जिन लोगों को वे मार रहे थे उनमें कई पूरी तरह बेगुनाह थे। यह सच सामने आते ही उसने मिशन छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मिशन नाकाम रहा और पूरी टीम में सिर्फ नोएल और लुइस ही जिंदा बचे। तब से नोएल अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मारे गए साथियों और निर्दोष पीड़ितों के परिवारों की मदद में खर्च करता है। जवाब में केटी भी अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि बचपन से ही उसका पिता उसका मैनेजर था और उससे लगातार काम करवाता था, लेकिन जैसे ही वह 18 साल की हुई और अपने पैसों पर हक जताया, उसका पिता सारी कमाई लेकर हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद उसने अपनी बीमार माँ की देखभाल की, लेकिन 1 महीने पहले उनकी भी मौत हो गई। माँ उसके लिए सिर्फ $600 और लॉस एंजेलिस का एक बस टिकट छोड़ गई थी। इसी दौरान एक कर्मचारी अत्याधुनिक प्रोस्थेटिक मेकअप मशीन लाता है। कुछ ही सेकंड में मशीन केटी का चेहरा बदलकर उसे एक बूढ़े आदमी जैसा बना देती है। लेकिन यह देखकर नोएल को शक होने लगता है। वह सोचता है कि इस पूरी योजना में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। कुछ देर सोचने के बाद उसे सच्चाई समझ आ जाती है। इतनी महंगी सुरक्षा एजेंसी सिर्फ पुराने इनामों के 30% से नहीं चल सकती, खासकर जब महीनों से कोई नया क्लाइंट भी नहीं आया हो। नोएल समझ जाता है कि लुइस असल में विजेताओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें गुप्त रूप से मरवाकर पूरी इनामी रकम खुद हड़प लेता है। कुछ देर बाद लुइस केटी को एक कार तक ले जाता है। केटी बार बार कहती है कि नोएल भी साथ चले, लेकिन लुइस साफ इनकार कर देता है। तभी केटी अचानक लुइस को जोरदार लात मार देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नोएल गैरेज का दरवाजा खोल देता है और अपनी डार्ट गन से एक एक करके सभी गार्डों को बेहोश कर देता है। तभी बाहर इंतजार कर रही भीड़ गैरेज में घुस आती है, लेकिन केटी का चेहरा बूढ़े आदमी जैसा बना होने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता और सब नोएल पर टूट पड़ते हैं। नोएल जल्दी से केटी को बाहर धकेलता है और एक गार्ड से चुराया हुआ की कार्ड उसके हाथ में देकर कहता है, भाग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। इसी बीच और गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। वे नोएल को पकड़कर जमीन पर दबा देते हैं। लुइस उसे पीटते हुए पूछता है कि केटी कहाँ गई है। उसी समय सभी एआई से चलने वाली नकली गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ती हैं। केटी उनमें से एक में छिपकर निकल जाती है। लुइस तुरंत अपने आदमियों को हर गाड़ी का पीछा करने का आदेश देता है। शहर के बीच पहुंचकर केटी अपना नकली चेहरा उतार देती है और खुद गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन रास्ता बदलते ही लुइस के सिस्टम को इसकी जानकारी मिल जाती है। इधर सोशल मीडिया पर खबर फैल जाती है कि ग्रैंड लॉटरी ड्रोन ने केटी की लोकेशन खो दी है। अब अगर वह सावधानी बरते तो सूरज डूबने तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। धीरे धीरे लोग उसके समर्थन में आने लगते हैं और वह इंटरनेट पर एक बहादुर लड़की के रूप में वायरल हो जाती है। केटी शहर की सीमा पार करने ही वाली होती है कि तभी उसके फोन पर नोएल का कॉल आता है, लेकिन यह कॉल लुइस ने कराया होता है। वह नोएल को बेरहमी से डार्ट गन मारते हुए धमकी देता है, अगर तुम वापस नहीं आई तो नोएल मर जाएगा। दर्द में होने के बावजूद नोएल केटी से कहता है, मेरी चिंता मत करो, शहर छोड़ दो। केटी कुछ पल दुविधा में रहती है, लेकिन आखिरकार वह नोएल को अकेला छोड़ने का फैसला नहीं कर पाती। वह तुरंत गाड़ी मोड़ती है और उसे बचाने निकल पड़ती है। उधर लुइस नोएल को एक पुराने थिएटर में ले जाता है। वहां वह स्वीकार करता है कि मर्सिनरी टीम में रहते हुए उसे शुरू से पता था कि वे निर्दोष लोगों को भी मार रहे हैं, लेकिन उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा मायने सिर्फ पैसों के थे। फिर वह एक और खौफनाक सच बताता है। वह कहता है कि उसे किसी के साथ पैसा बांटना पसंद नहीं, इसलिए उसने अपनी ही पूरी टीम को मरवा दिया था। अब खेल खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। तभी केटी कार के ग्लव बॉक्स से बोल्ट गन निकालती है और थिएटर के अंदर पहुंच जाती है, जहां स्टेज पर लुइस और नोएल आमने सामने खड़े होते हैं। केटी लुइस को चेतावनी देती है, अगर तुमने नोएल को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को मार डालूंगी।
फिर इनाम की रकम किसी को नहीं मिलेगी। शुरुआत में लुइस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब केटी सोशल मीडिया पर पूरी घटना लाइव शुरू कर देती है और कहती है कि अगर वह मरी तो पूरी दुनिया सच देख लेगी। ऐसे में लुइस बाद में यह झूठ भी नहीं बोल पाएगा कि उसने उसे नहीं मारा। केटी अपनी बदहाल जिंदगी का जिक्र करते हुए भावुक होने का नाटक करती है और ऐसा दिखाती है जैसे वह खुद को गोली मारने वाली हो। आखिरकार लुइस हार मानकर हथकड़ी की चाबी नीचे फेंक देता है और समझौते की बात करने लगता है, लेकिन यह सब केटी की एक्टिंग होती है। मौका मिलते ही वह लुइस को जोरदार लात मारकर स्टेज से नीचे गिरा देती है। लुइस के हटते ही बाकी खिलाड़ी फिर से केटी पर टूट पड़ते हैं। उधर सोशल मीडिया पर लाइव देखकर बड़ी भीड़ भी थिएटर पहुंच जाती है और सभी दरवाजे बंद कर देती है। केटी आसपास की चीजों से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच लुइस उसका पैर पकड़कर उसे गिरा देता है और मारने की कोशिश करता है। तभी एक पुलिस अधिकारी उसे बचाने आता है, लेकिन लुइस उसे भी धक्का देकर फिर से केटी पर हमला कर देता है। उधर हथकड़ी में जकड़ा नोएल कुर्सी समेत ही हमलावरों से भिड़ जाता है। कुछ ही देर में कुर्सी टूट जाती है और वह पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देता है। मौका देखकर केटी लुइस को काट लेती है, उसकी बोल्ट गन छीनती है और हथकड़ी की चाबी नोएल की तरफ फेंक देती है। नोएल खुद को आजाद कर लेता है। इसी दौरान शेडी तलवार लेकर केटी पर हमला करती है, लेकिन केटी उसकी तलवार छीनकर एक जोरदार घूंसा मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अब खेल खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। तभी एक विशाल भीड़ थिएटर में घुस आती है। नोएल अभी भी लुइस से लड़ रहा होता है, इसलिए केटी अपनी जान बचाने के लिए स्टेज की ऊंची सजावट पर चढ़ जाती है। लुइस एक कुल्हाड़ी उठाकर उसके पीछे पहुंचता है। वहीं नोएल झांझ की मदद से अपना बचाव करता है और आखिरकार अपने पुराने दोस्त लुइस को हरा देता है। उधर बस वाली बुजुर्ग महिला भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन केटी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद नोएल स्टेज की सजावट तोड़ने लगता है ताकि कोई और केटी तक न पहुंच सके। तभी लुइस के बाकी आदमी वहां पहुंच जाते हैं। कुछ लोग मानव सीढ़ी बनाकर लुइस को ऊपर चढ़ाते हैं, जबकि बाकी नोएल को रोक लेते हैं। लुइस आखिरकार मचान पर केटी तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते केटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह किनारे से लटक जाती है। तभी वह मुस्कुराकर बताती है कि उसने अपनी ऑस्कर की चेन से लुइस के ग्रेनेड की पिन पहले ही खींच दी थी। अगले ही पल जोरदार विस्फोट होता है। धमाके में लुइस मारा जाता है, जबकि नीचे गिरती केटी को उसके समर्थक एक बड़ा झंडा फैलाकर सुरक्षित पकड़ लेते हैं। इसी के साथ समय पूरा हो जाता है और ग्रैंड लॉटरी खत्म हो जाती है। केटी राहत की सांस लेते हुए नोएल को गले लगाती है और वादा करती है कि इनामी रकम का 50% हिस्सा उसे देगी। कुछ देर बाद लॉटरी अधिकारी उसे आधिकारिक विजेता घोषित कर इनाम का चेक सौंप देते हैं। केटी सबके सामने ऐलान करती है कि अब वह अभिनेत्री नहीं बनेगी, बल्कि इस पैसे से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएगी। 6 महीने बाद केटी और नोएल मिलकर एक मुफ्त सुरक्षा एजेंसी, स्कूल और कई सामाजिक संस्थाएं शुरू करते हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं।